वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया वापस से ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे इन दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि सांद्रता घट रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड साइंस का सिलेबस हमारे चैनल पे जो चल रहा है उसी में आज हम करने वाले हैं शुरू चैप्टर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। फ्रेंड देखो, साम्यावस्था जो है ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज रासायनिक साम्यावस्था, और दूसरी आती है आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्यावस्था। फ्रेंड दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है, आयनिक एंड केमिकल। पहले हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में से काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है, लाइक बफर सॉल्यूशन, एसिड बेस कंसेप्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो उसे भी हम देखेंगे, पीएच वगैरह भी उसी में आता है, तो वो सब हम देखेंगे। और फ्रेंड्स एक और बात बता दूं, ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, ये टीजीटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। देखो ये जेन्युइन है, अगर आप केवल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड वालों के लिए। तो अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज बेस्ट फॉर यू, अदरवाइज इट इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, इसमें शुरू करने से पहले आपको बता दूं कंटेंट क्या क्या देखने वाले हैं हम। केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज रासायनिक साम्य में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, दैट इज वो होता क्या है परिचय। आज की वीडियो में तो जनरली हम ये देखने वाले हैं। फिर आता है लॉ ऑफ मास सेक्शन, दैट इज द्रव्यमान क्रिया का नियम, या फिर द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक क्या होता है, और साम्य स्थिरांक तथा एक हमारे पास आया था ना रेट कांस्टेंट, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, दर स्थिरांक, उसमें और साम्य स्थिरांक में क्या चीज़ें कॉमन होती है, क्या चीज़ें चेंज होती है, वो सब आपको बताने वाला हूँ। फिर जैसे हमने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर चेंज करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ आएंगे, दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समय और समय स्थान को प्रभावित करने वाले कारक किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ घट बढ़ने से इसके साथ क्या हो जाता है, क्या चेंजेस आ जाते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, क्या इसका कंसेप्ट रहने का, वो सब। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है द लास्ट-शास्त्री प्रिंसिपल, दैट इज लास्ट-शास्त्री का सिद्धांत। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, इससे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आना ही आना है। फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में से मैं आपको बता दूं, इनमें से आपके क्वेश्चन 100% आने हैं, 100% आने हैं, बिल्कुल आने हैं। और लगभग लगभग अगर मैं कहूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में से 3 क्वेश्चन और केमिकल इक्विलिब्रियम में से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको मिलने हैं। 5 क्वेश्चन मिलने हैं, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और बात, आपको लगता होगा ये बहुत टिपिकल है, लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसे ईजी वे में समझाऊंगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि अच्छा इक्विलिब्रियम में ये हो रहा है, इक्विलिब्रियम इस चीज़ को कहता है, इसमें ये कंसेप्ट है, तो आई डेफिनेटली कि आपको कभी दोबारा जिंदगी में चैप्टर टफ नहीं लगेगा। जैसे प्रीवियस चैप्टर समझाएं इजी वे में, ऐसे ही से समझाऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार्टअप क्लासेस, क्योंकि सारा कंटेंट आपको पता है देखो यहीं से मिल रहा है। और कहीं कोई चैनल ऐसा नहीं है जो आपको बाइलिंगुअल कंसेप्ट दे रहा हो, बाइलिंगुअल टॉपिक्स दे रहा हो। कोई इतनी मेहनत नहीं करता फ्रेंड्स जितनी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में कंटेंट दे रहा हूँ खुद से बना करके। ठीक है, और आपको पता है सिंगल ओनर है, मैं अकेले ही ये सारा काम करता हूँ, तो मुझे पता है किस कंटेंट पे कितनी मेहनत लगती है और कौन सा कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके फ्रेंड्स, एक और बात, फ्रेंड्स आपकी रिक्वेस्ट आती है टेलीग्राम ग्रुप पर, सर ये वाली वीडियो बना दो, ये वाली वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखो 316 वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट है। अब 316 में टीजीटी का पूरा सिलेबस कवर है, एलटी ग्रेड का भी चल रहा है। तो टीजीटी की कोई ऐसी वीडियोस नहीं है, 12th की कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको मेरे चैनल पर ना मिले। आपको करना क्या है, आप जो भी वीडियो का टाइटल सर्च करते हैं उसके आगे ना गूगल पे या फिर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप स्टेप अप क्लासेस 02 लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना है, स्टेप अप क्लासेस 02। आपको पर्टिकुलर वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ये इजी सर्च करने का इजीएस्ट वे है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है बाय द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और उसके थ्रू अपनी वीडियो सर्च कर सकते हो। जो भी आपकी प्लेलिस्ट है, जो भी आपको टॉपिक देखना है उसके अकॉर्डिंग, मान लो आप केवीएस की तरह, केवीएस की मिल जाएगी, यूपी टीजीटी पीजीटी की मिल जाएगी, जीआईसी एलटी ग्रेड की वीडियो भी बन रही है तो वो मिल जाएगी, एलटी ग्रेड साइंस, ये सब आपको मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोटिफिकेशन एंड न्यूज़, 30 कोर टॉपिक्स की सीरीज जो अभी चल रही है, और 24 कोर टॉपिक की जो सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो मैं वीडियोस नहीं यूट्यूब पर दे दूंगा, आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, प्रैक्टिस शीट कहाँ से मिलेगी, उसके लिए फ्रेंड्स आप जुड़े हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए देखो, एक सबसे मेन ग्रुप ये वाला है हमारा, ये वाला ग्रुप मेन है, स्टेप अप क्लासेस 02 के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो, या फिर आप एक लिंक है इसे पेस्ट कर सकते हो, t.me/stepupclasses02 क्रोम में, और जैसे ही ग्रुप का लिंक खुलेगा आप क्लिक करते सीधे टेलीग्राम के ऐप में हमारे ग्रुप पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हो। तो इससे आप इस ग्रुप से जुड़े, यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह सब मिल जाते हैं। आपको पीडीएफ मिलती है, आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, ठीक है, आपको नोट्स मिलते हैं,
और मैं कह दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ जो टॉपिक वाइज होते हैं वो, और इसी पर आप अपने डाउट्स एंड डिस्कस भी कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर। सो ओपन ग्रुप है, तो आप इसके लिए हर तरीके से आप इसे बेनिफिशियली ही रहेगा, आपके लिए कोई इसमें लॉस नहीं है। बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। देखो एक ग्रुप और है, लाइब्रेरी बाय स्टेप अप क्लासेस। अब मान लो ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा है, तो जनरली क्या होता है, पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत होती है फ्रेंड्स। उसके साथ ही दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है, लाइब्रेरी स्टेप अप क्लासेस। इस पर जाकर आपको क्या मिलेगा, इस पर जाकर आपको जितने भी पीडीएफ वगैरह है उन सबके पास नोट्स मिलने वाले हैं, पीडीएफ वगैरह जो भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट वो सारा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इस ग्रुप पे कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह सब इसी ग्रुप पे, लाइब्रेरी वाले पे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें पता है एलटीग्रेड में जीएस भी आती है, तो फ्रेंड जीएस के लिए मैंने अलग से ग्रुप बनाया है जहाँ जीएस का कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। कुछ बुक्स भी पड़ी हुई हैं जीएस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, ये सब था, मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं चैप्टर्स। तो फ्रेंड देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम में शुरू करने वाले हैं उसमें हमें रिएक्शंस को समझना पड़ता है कि रिएक्शंस जो होती हैं इस चैप्टर के लिए हमें दो कैटेगरी में रिएक्शन मिलते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और दूसरी इरिवर्सिबल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती हैं जो रिएक्शन ना पीछे की ओर वापस हो जाती है, जो रिएक्शन पीछे की ओर वापस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, बैक मार देती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, so those chemical reaction that occurs in the both direction are called reversible reaction। वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, अब दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया कौन सी है, जैसे नाइट्रोजन और जो हमारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है जिसमें अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, और जैसे जैसे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है रिएक्शन वापस होने लगती है, और अमोनिया वापस से ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सो दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और वैसे बता दूं ये अमोनिया का प्रोसेस है और इसे हैबर प्रोसेस कहते हैं, अमोनिया का हैबर प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब बात करते हैं, देखो जो हाइड्रोजन और आयोडीन है इसकी जो रिएक्शन है इसमें क्या बनता है, 2HI, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, यानी जैसे जैसे HI बनना शुरू होगा वैसे वैसे रिएक्शन रिवर्स की ओर जाती जाएगी। ओके, अब बात करते हैं एक और रिएक्शन की। एक और रिएक्शन है PCl5 की, PCl5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड की। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या होता है, ये भी डिकम्पोज होता है PCl3 और Cl2 में। अब PCl3 और Cl2 क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर वापस से PCl5 बना लेते हैं। सो दीज रिएक्शन आर रिवर्सिबल, ये विपरीत दिशाओं में भी चलती है, उल्टी दिशा में भी चलती हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बात करते हैं ऐसी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ये अनुत्क्रमणीय होती है और सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, एक बात तो ये, और इनमें हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो पिछली वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट ने काम करा, प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है, मतलब बदल रहा है, तो उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कहते हैं। उसमें हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में भी फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बस बात खत्म, उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सो दोस केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, देखो कोई भी सिंपल सी रिएक्शन जो कंप्लीट हो सके। लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोज करें, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को क्या करें, डिकम्पोज करें हीटिंग के थ्रू। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है तो ये टूट जाता है, KCl बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और साथ में इसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ये रिएक्शन क्या होता है, KCl बन गया, O2 गैस रिलीज होगी बात खत्म। इसके अलावा ये रिएक्शन वापस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये KCl और O2 बनेगा, आपस में रिएक्ट करके वापस से KClO3 बनाएंगे, नहीं बना सकते। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें FeSO4 के डिकम्पोजिशन की, अगर हम FeSO4 के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, इसमें बनता है Fe2O3 इंटू प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये रिएक्शन भी कैसी है, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी वापस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि SO2 SO3 गैस को अगर आपने एक ही कंटेनर में रखा और फिर से Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बना लेगी, नहीं। दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। जनरली इन रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि इनमें कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन हो जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बात करता है कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम का, वो किस टाइप की रिएक्शन पे डिपेंड है। फ्रेंड्स, वो रिएक्शन पे डिपेंड है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। पूरा का पूरा जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही डिपेंड है। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है, इन्हीं का कंसेप्ट हमें समझना है। ओके, तो फ्रेंड्स हम शुरू करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और मैंने बता दिया केमिकल इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट एट विच देयर इज नो फर्दर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रासायनिक साम्यावस्था एक वो स्टेट है या वो अवस्था है जिस पर
जिस अवस्था पर ना तो अभिकारक और ना ही उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन हो रहा हो, यानी कि ना तो कोई रिएक्टेंट चेंज होता प्रोडक्ट बनाता और ना ही कोई प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाता, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी को हमें समझना है कि रासायनिक साम्यावस्था में बाकी सारी चीजें कैसे होती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, यही हमारे पास अभी जो मैंने लिया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो अमोनिया बनाते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब समझिएगा, इस पूरी कहानी को समझिएगा, मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ। अब में हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है, तो जनरली रेट का कंसेप्ट तो हमें वहीं से मिलता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के, किसी एक पे डिपेंड करता है, दो पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। ठीक है, कितने पे डिपेंड कर रहा है वो तो रेट लॉ से पता लगता है। ठीक है, फिलहाल कंसेप्ट ये है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। ठीक है, समझिएगा बात को। अब मान लो एक रिएक्शन हमने अभी लिखी थी, N2 + 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3। अब इस रिएक्शन में समझना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं। क्या मैं इस रिएक्शन को ये कह सकता हूँ दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हो कि नहीं, अगर अभी की लिया, क्योंकि अभी जो रिएक्शन है वो हमारे अकॉर्डिंग आगे की ओर चल रही है। ठीक है, आगे की ओर चल रही है, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे जैसे अमोनिया बननी शुरू होगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये वापस अमोनिया टूट के क्या बनाएगी, ये हाइड्रोजन बनाएगी और नाइट्रोजन बनाएगी। समझ गए? एंड दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड रिएक्शन। इसे हम क्या कह सकते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। अब चाहो तो आप सीधे तरीके से लिखते हो, अमोनिया इधर लिख के नाइट्रोजन उधर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, पश्च अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई? अब ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे इन दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं। कैसे, समझिएगा। देखो, जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसका रेट समझो। मान लो एक कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग बनाता हूं, तो आपको पता है रेट जो होता है डायरेक्टली डिपेंड किस पे है, कॉन्सेंट्रेशन पे। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, N2 और जो हाइड्रोजन है, जितनी भी हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि सांद्रता घट रही है, उनकी सांद्रता घट रही है। ऑब्वियसली जब वो अमोनिया बना रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगा ना भाई, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन तो घट रहा है। ठीक है, घट रही, और अमोनिया बढ़ रही है, अमोनिया बढ़ रही है, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए, अगर अभिक्रिया के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, क्या इसको ऐसे बना सकता हूँ? अब ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, समझो इसको, मैं दोबारा से बताता हूँ क्यों बनाया, समझो। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। अब मैंने क्यों बनाया, ये किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो, इसका मतलब ये हुआ कि पहले टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन तेजी से घटा, फिर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ रेट ऑफ रिएक्शन धीरे होता चला गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। पहले जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था उतनी तेजी के साथ रिएक्शन हुई, फिर धीरे 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 रिएक्शन की गति धीमी होती चली गई। समझ गए, हाँ या ना, समझ गए? ठीक है, अब जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, अमोनिया बन रही है, अब जैसे ही अमोनिया बननी शुरू हुई, उधर से बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो गई तुरंत से। मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन हुई, स्टार्टिंग में अमोनिया कम है, अमोनिया कम है, तो रेट भी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। भाई कम है मतलब अमोनिया की सांद्रता कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। जैसे 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 ये वाली अमोनिया, जैसे जैसे अमोनिया बनेगी, NH3 बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। समझो, समझ गए बात को, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मैंने हिंदी में लिख दिया इजीली। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है भाई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाई, जैसे ही अमोनिया बनी ना, रिएक्शन एकदम से वापस हो गई, लेकिन तेजी से नहीं, धीरे से, क्योंकि पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था। जब कॉन्सेंट्रेशन कम था तो रेट भी कम रहेगा। अब जैसे जैसे उसकी अमाउंट ज्यादा होती चली गई, इधर से रिएक्टेंट तो घट रहे हैं, अमोनिया ज्यादा बन रही है, जैसे जैसे अमोनिया ज्यादा बनती गई उसने रेट वापस कर दिया। तो स्टार्टिंग में इसका रेट क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका रेट एकदम से इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। समझ गए, इंक्रीज होता है, ठीक है, पहले इंक्रीज और फिर कम होता जाता है। यानी बैकवर्ड रिएक्शन में देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन का तो रेट घट रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का बढ़ रहा है। समझ गए, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, क्यों, अमोनिया ज्यादा बनेगी तो बढ़ेगा ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ ये वाला आता है। ठीक है, तो इसका रेट डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। समझ गए, इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात सुनो, यहां से यहां तक एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन। भाई ऐसा भी तो एक जगह आएगी जब इन दोनों रिएक्शन के रेट सेम हो जाएंगे, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया और नाइट्रोजन का घट अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का घट चुका होगा, उतना ही अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बन चुका होगा। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब इन दोनों के जो रेट हैं वो बराबर होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के भी और बैकवर्ड रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जुड़ने का और अमोनिया के टूटने का, दोनों का रिएक्शन रेट सेम हो गया। एट दिस स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। समझ गए? इसी को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो ऐसी अवस्था जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट समान हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। अब ये मैंने बता दिया कि फॉरवर्ड का ग्राफ नीचे की ओर डाउन क्यों जा रहा है और बैकवर्ड का रिएक्शन ऊपर उठता हुआ क्यों आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मेन ग्राफ। ठीक है, ये मेन ग्राफ है जो मैंने अभी समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो ग्राफ घटता हुआ जा रहा है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा तो वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कोई सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट और रिएक्शन वापस होती है, तो जितना ज्यादा वो बनेगा बैकवर्ड रिएक्शन उतनी तेज होगी। दैट्स इट। ठीक है, और ये जो पार्टीशन है इतना, इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर सब्सटेंस कौन सा बनेगा? क्या अमोनिया रहेगी या नाइट्रोजन रहेगी या हाइड्रोजन रहेगी? कौन सा रहेगा? सो द मिक्सचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो साम्यावस्था में अभिकारकों और उत्पादों के मिश्रण को साम्य मिश्रण कहलाता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाता है। अब देखो सुनो ध्यान से, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारा का सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब खत्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इतनी सी रिएक्शन में नहीं होगा, बचा रहेगा कुछ ना कुछ। और ऐसा भी नहीं होगा कि सारी सारी अमोनिया जो है वापस टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना लेगी, नहीं। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है? सब चीजें मौजूद रहती हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद रहेगी, हाइड्रोजन भी रहेगी थोड़ा थोड़ा, और अमोनिया भी रहेगी। वो होगा उनके कॉन्सेंट्रेशन कितना घट गया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सब चीजें मौजूद होती हैं। तो उस टाइम पे जो चीजें हमें मिलती है, जो भी उनका कॉन्सेंट्रेशन जो भी कुछ होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर, साम्यावस्था मिश्रण। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था मिश्रण कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? ओके, कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की विशेषताएं। और फ्रेंड्स यहाँ से आपकी क्वेश्चंस बनती है। मैंने आपको हमेशा से बताया कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन जहाँ से कंसेप्चुअल चीजें हैं, जहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ से कुछ क्वालिटीज है, जहाँ से कोई एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, साम्यावस्था की विशेषताएं क्या है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें लगता नहीं लेकिन होती हैं। अब देखो, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमें पता है रासायनिक साम्यावस्था में अग्र एवं विपरीत अभिक्रियाओं के वेग समान होते हैं, दोनों के वेग समान होते हैं। एक चीज तो क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन द फ्री एनर्जी इज जीरो। साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। देखो साम्यावस्था पे क्या होता है? रिएक्शन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रुक गई है, रुकती नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ, रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, लेकिन जो फ्री एनर्जी चेंज है वो जीरो हो जाता है, यानी उसमें से कोई भी ऊर्जा नहीं निकलेगी। एक तरह से इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को एक जगह और समझते हैं। देखो हमारा क्या होता है, जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, पहले हम उसे चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जब हम उसे यूज करते हैं ना, तो यूज करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जब उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, दोनों का रेट सेम हो जाता है। उस टाइम पे फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, उसमें कोई फ्री एनर्जी चेंज नहीं होता। दिस स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फ्री एनर्जी चेंज अगर जीरो है, ठीक है, समझता पर फ्री एनर्जी चेंज जीरो है, तो उसका मतलब उसमें से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही है, कोई उसमें पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, कोई ईएमएफ भी डेवलप नहीं होगा। अगर आप इसे वोल्टेज सेल के थ्रू देखें, समझता को अगर वोल्टेज सेल पे लगाएं, तो एट इक्विलिब्रियम कोई भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई फ्री एनर्जी नहीं होगी, कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ये हम लिखते हैं फॉर वोल्टाइक सेल। किसके लिए होता है? वोल्टाइक सेल के लिए। एंड वोल्टाइक सेल में डेल्टा जी नॉट विल बी जीरो एंड दस ईएमएफ नॉट विल बी जीरो। तो जो पोटेंशियल होगा और जो ईएमएफ होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो इक्विलिब्रियम पे ये चीजें होती हैं। थर्ड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये भी ध्यान दो, साम्यावस्था पर दाब एवं ताप जैसे कारकों के प्रभाव से साम्यावस्था स्थिति भी प्रभावित हो जाती है। यानी अगर सुनो, आपकी एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गए, रिएक्शन पहुंच गए, आप क्या कर सकते हैं? आप उसके प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके वो चेंज कर सकते हैं। यानी आप जिधर चाहे उधर रिएक्शन को ले जा सकते हैं। आप चाह रहे हो कि भाई जैसे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनानी है, तो प्रेशर के हिसाब से चेंज कर लो, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई अमोनिया से वापस हमें नाइट्रोजन ही चाहिए, तो अपने उसके हिसाब से चेंज कर लो। अब ये चेंज क्या होना है, प्रेशर में क्या चेंज होना है, टेम्परेचर में क्या चेंज होना है, वो इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। आपको क्लियर पता लग जाएगा कि प्रेशर कब चेंज करना है, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कब चेंज करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये रिएक्शन जो है हाई प्रेशर में फेवर्ड होगी या लो प्रेशर में फेवर्ड होगी। फेवर्ड का मतलब क्या होता है कि जनरली हमें प्रोडक्ट मिलना है,
बस। तो वो क्या होती है, कैसे उसके प्रेशर से फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, वो सब भी इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हो कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। ओके, नेक्स्ट तो नेक्स्ट पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। साम्यावस्था पर सांद्रण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। अभी मैंने बता दिया दोनों के साथ सांद्रण है वो बिल्कुल रिएक्शन जो है रुक जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 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 एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती रहती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, लेकिन रिएक्शन चलती रहती है। कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन चलती रहती है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। बहुत सारी बार हमें ऐसा लगता है कि रासायनिक इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों के रेट बराबर हो गए और रिएक्शन खत्म, बस वहीं रुक गई, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। जितनी तेजी के साथ एक सब्सटेंस दूसरा बदल रहा है, उतनी तेजी के साथ वापस भी हो रहा है, रिएक्शन चल रही है। लेकिन क्लियर होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। ओके, कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक की तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर हो तो नीचे ड्रॉप कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि द्रव्यमानुपाती क्रिया करनी है और फिर कांस्टेंट वगैरह वो सब एक साथ ही कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। होप यू आर डूइंग वेल फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी अच्छे से तैयारी कर लो फ्रेंड्स, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।